गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने IAS कोड से रिलेटेड यानी IAS 456 2000 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे जो भी डिज़ाइन मेथड है स्ट्रक्चर के, इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और जो थ्योरी है वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो हम बहुत ही बेसिक से जो डिज़ाइन मेथड है उनको हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग स्टेट फॉल्स अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एज पर IAS 456। कोई भी स्ट्रक्चर है उसके डिज़ाइन मेथड ऑफ स्ट्रक्चर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM मेथड। सेकंड इसमें आता है अल्टीमेट लोड मेथड और थर्ड आता है इसमें लिमिट स्टेट मेथड, LSM मेथड। जो लिमिट स्टेट मेथड है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सेकंड होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जो आते हैं वो आता है फ्लेक्सुरल, कंप्रेशन, बेंडिंग एंड टॉर्सन। ये सारे कंसीडर किए जाते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अगर सर्विसिबिलिटी की बात की जाए तो इसके अंडर आते हैं डिफ्लेक्शन, ड्यूरेबिलिटी, वाइब्रेशन एंड क्रैकिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि सर्विसिबिलिटी में कौन सा हम कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन गिवन था, ए है स्टेबिलिटी अंडर लोड, बी है लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए स्ट्रक्चर, सी है फ्लोर वाइब्रेशन, डी है फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, फ्लोर वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉन्क्रीट इज टेकन एज, ए है 0.87, बी है 1.15, सी है 1.5, डी है 3। तो देखिए जो लिमिट स्टेट मेथड है इसमें जो सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। कंक्रीट के लिए इसकी वैल्यू होती है फॉर कंक्रीट 1.5 एंड स्टील के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.15। इसी तरीके से जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है WSM मेथड है इसमें यूज किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी और इसके लिए जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू कंक्रीट के लिए 3 एंड स्टील है उसके लिए होता है 1.78, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.8 ले लेते हैं। यहाँ पे कंक्रीट में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंक्रीट पे जो फोर्स लग रहा है वो बेंडिंग कंप्रेशन है या फिर डायरेक्ट कंप्रेशन है। अगर बेंडिंग कंप्रेशन है तो उस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 3 होता है और जो डायरेक्ट कंप्रेशन है तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 4 आएगा। तो ये ध्यान रखना है।
तो जो भी अपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं उसमें जो कंप्रेसिव फोर्स आता है वो आता है बेंडिंग कंप्रेसिव फोर्स। तो उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो WSM है उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट और स्टील के लिए, तो उसमें जो वैल्यू आ रही है वो कंक्रीट के लिए ज़्यादा आ रही है। सेम अगर हम बात करें लिमिट स्टेट मेथड के लिए, तो लिमिट स्टेट में भी कंक्रीट के लिए वैल्यू आ रही थी 1.5 एंड स्टील के लिए जो वैल्यू है वो है 1.15। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है? तो इसका रीज़न है जो स्टील है इसकी स्ट्रेंथ को हम ज़्यादा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसका जो वेरी होने के चांसेस है कंक्रीट का वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कंक्रीट की अगर स्ट्रेंथ मतलब कहाँ कहाँ वेरी कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो देखिए जो हम कंक्रीट क्यूब डिज़ाइन करते हैं उसमें जो प्रोपोर्शन लेते हैं सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, जो वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड कर सकता है। वहाँ कॉम्पैक्शन किस तरीके से किया गया है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा वहाँ पर जो क्यूरिंग पीरियड है वो क्या डिसाइड किया गया है, क्या रखा गया है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो क्या है। तो इन सब फैक्टर्स पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो इसको हम इतना इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते जितना हम स्टील की प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो कंक्रीट के लिए पार्शियली सेफ्टी फैक्टर या जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो स्टील के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन में पूछा गया था पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट, तो कंक्रीट के लिए पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होगा 1.5। तो करेक्ट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रेशियो ऑफ ए है टेंसाइल स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, बी है कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, सी है बेंडिंग स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, डी है यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये WSM मेथड में हम यूज़ करते हैं, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसको यूज़ किया जाता है, और ये रेशियो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया जाता है कि यील्ड स्ट्रेस को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा, उसमें होगा अल्टीमेट स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस। तो उसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा परमिसिबल स्ट्रेस, यानी जो वर्किंग स्ट्रेस है इसी को हम बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टील के लिए 1.8 होता है अप्रोक्सीमेटली और कंक्रीट के लिए 3 है। तो अगर पूछ लिया जाए कि स्टील के परमिसिबल कोई भी स्टील दे दिया Fe250 दे दिया, इसके लिए पूछा गया है कि जो 250 है उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ क्या होगी। तो उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेस है वो क्या है 250 है, और स्टील के लिए जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं वो है 1.8। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 137 पॉइंट कुछ आती है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 130 न्यूटन पर mm², और एक आती है, एक हम लेते हैं इसकी 140 न्यूटन पर mm²। ये डिपेंड करती है कि जो डायमीटर हम यूज़ कर रहे हैं बार का वो डायमीटर क्या है। अगर 20 mm तक है तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, और अगर ओवर 20 mm है तो उसके लिए 140 न्यूटन पर mm² हम यूज़ करेंगे। सेम अगर
415 के लिए पूछा जाए कि इसके परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 415 डिवाइडेड बाई 1.8, तो इससे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरीके से अगर कंक्रीट ग्रेड गिवन है और उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेस पूछा जाता है, तो M15 ग्रेड के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेस है यानी 15 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है कंक्रीट के लिए 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 MPa। जब इस पे जो लोड लग रहा है वो क्या है, बेंडिंग कंप्रेशन। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए पूछा जाए कि डायरेक्ट कंप्रेशन लग रहा है तो उस केस में परमिसिबल स्ट्रेस है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4। तो इससे अपने पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा, डायरेक्ट कंप्रेशन में परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ M15। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन लिमिट स्टेट मेथड इज द ऑर्डर ऑफ, ए ऑप्शन है 10 की पावर -2, बी है 10 की पावर -3, डी है 10 की पावर 1, नेक्स्ट है 10 की पावर 2। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा 10 की पावर -2, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, ए है 0.0003, बी है 0.003, सी है 0.002, डी है 0.0035। तो इसके लिए हम थोड़ा जो बीम का डिजाइन मेथड है वो देख लेते हैं। डिजाइन ऑफ बीम, कोई भी बीम सेक्शन है अपने पास में जिसकी विड्थ बी है, जिसकी डेप्थ है डी, जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं वो टेंशन जोन में प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ कवर को, ये जो कवर है इसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव कवर, तो इसके लिए जगह छोड़कर हम और इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो रेनफोर्समेंट है इनके सेंटर से और जो टॉप फाइबर है इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव डेप्थ। ये जो कवर आएगा इसको हम बोलते हैं नॉमिनल कवर, और ये कवर है इसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव कवर। तो यहाँ पे देखिए कोई भी बीम सेक्शन है, इसमें एक न्यूट्रल एक्सिस होगा। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहाँ पे स्ट्रेस 0 होता है, यानी कोई भी बीम सेक्शन है इस तरीके से, इस पे जब ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो इसमें क्या है कि जो टॉप फाइबर है उसमें क्या है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस फील होता है, और जो लोअर फाइबर है ये क्या है, टेंशन में होता है। तो हमने बीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि एक तो क्या होगा, इसमें कंप्रेशन जोन होगा और एक टेंशन जोन होगा, और एक लाइन ऐसी होगी जहाँ पे इन दोनों स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस। और इस सेक्शन को, बीम के इस सेक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो ये अपने पास में है न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम, अगर हम बात करें LSM की तो किस तरीके से होता है,
इस तरीके से होता है स्ट्रेन डायग्राम। और अगर स्ट्रेस डायग्राम की बात की जाए तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो टेंशन वाला जो फाइबर आता है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है कि जो रेनफोर्समेंट हम बीम सेक्शन में प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके सेंटर में जो मतलब इसका जो सेंट्रोइड है उस एक्सिस तक हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम में क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है। यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स लग रहा है और यहाँ कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेन आता है लिमिट स्टेट मेथड में वो आता है 0.0035 और जो ये जो एक्सिस है उसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर यहाँ जो आता है वो आता है 0.002। ये तो कंप्रेशन की बात है। अगर टेंशन जोन की बात की जाए तो टेंशन जोन में यहाँ जो वैल्यू होती है वो शुड बी ग्रेटर देन 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002, जहाँ पे Fy क्या है, यील्ड स्ट्रेस है किसी भी और स्टील के लिए, और ES क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, जिसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ MPa। ठीक है, तो ये टेंशन जोन में स्टील होता जो स्ट्रेन होता है वो होता है और ये होता है कंप्रेशन में। यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज आ रही है, तो ये 0.002 है, 0.002 ये स्ट्रेन की वैल्यू होती है एट डायरेक्ट कंप्रेशन। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो WSM मेथड है उसमें डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू अलग थी और बेंडिंग कंप्रेशन के लिए वैल्यू अलग थी, वैसे यहाँ पे भी जो स्ट्रेन आएगा वो डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए होता है 0.002 एंड बेंडिंग कंप्रेशन या फिर एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन। या तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा कि बेंडिंग कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, या फिर गिवन होगा कि कंप्रेशन जोन का जो एक्सट्रीम फाइबर है वहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में वैल्यू आएगी 0.0035 और अगर डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए पूछा जाए तो वैल्यू आएगी 0.002। ये तो कंप्रेशन की बात है। और अगर टेंशन जोन के लिए पूछा जाए कि जो टेंशन में है वो मैक्सिमम जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो क्या होगी, तो इसके लिए देखिए कि किसी भी केस में 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002 से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ग्रेटर ही होनी चाहिए, यानी इस फाइबर पे जो वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है। फिर जो स्ट्रेस डायग्राम है, अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात की जाए तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेस की वैल्यू आती है वो होती है 0.446 FCK और ये किस तरीके से आती है, देखिए कि कोई भी RCC है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, कंक्रीट क्यूब है, उसकी स्ट्रेंथ क्या आती है 28 डेज पे FCK आती है। और जब हम इसको स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, ये क्या है, एक क्यूब की स्ट्रेंथ है, क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बट जब हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं कंक्रीट को तो उसमें क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है। तो उस वेरिएशन को कंपनसेट करने के लिए हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं 1.5, तो इससे वैल्यू आती है 0.67 FCK। यानी कि जो भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो RCC हम यूज कर रहे हैं उसकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या आती है 0.67 FCK आती है। और अगर डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात की जाए, कभी भी एग्ज़ाम में डिज़ाइन स्ट्रेंथ, डिज़ाइन मूवमेंट इस तरीके से कुछ पूछा जाता है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, लिमिट स्टेट मेथड के लिए और पूछा जा रहा है। तो उस केस में जो हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं कंक्रीट के लिए वो कितना यूज़ करते हैं हम 1.5, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 0.446
FCK। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आई है 0.446 FCK, यानी डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। डिजाइन, ये जो वैल्यू है ये क्या है, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। इसके अलावा देखिए ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 0.42 XU। यहाँ जो XU रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कंप्रेसिव फोर्स है इसकी वैल्यू आती है 0.36 FCK XUB। ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे आता है डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, जब SSC मेंस का एग्ज़ाम होगा तब इसको देख लेंगे। जो टेंशन फोर्स है इसकी वैल्यू देखिए, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं तो कौन सा आएगा, डिजाइन स्ट्रेस आएगा। स्टील है तो स्टील के लिए स्ट्रेस क्या होता है, Fy होता है। डिजाइन स्ट्रेस के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है यानी 1.15 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.87 Fy। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.87 Fy। ये तो स्ट्रेस हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया क्या होगा, AST। तो यहाँ से टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.87 Fy AST। कंप्रेसिव की ये आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है तो वो हम आगे जब भी लेक्चर होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपको जो भी बीम की डिज़ाइन है इसमें जो भी डेटा यूज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे डेटाज आपको याद रखने हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव कवर क्या है, ये सब ध्यान रखना है। तो अभी जो क्वेश्चन में था वो पूछ रहा है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है कंक्रीट का बेंडिंग में तो वैल्यू क्या होगी। तो बेंडिंग के लिए पूछ रहा है तो वैल्यू क्या है 0.0035, और अगर डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए पूछा जाता तो वैल्यू आती है 0.002। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा B 0.0035। इसके लिए करेक्ट आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द assumption that a plane section before bending remains plane after bending leads to A है uniform strain over the beam's cross section, B है uniform stress over the beam cross section, C है linearly varying strain over the cross section, D है both stress and strain distribution having linear across the depth। तो देखिए जो लिमिट स्टेट मेथड है और जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उनसे कोई भी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं, कोई भी बीम सेक्शन डिज़ाइन किया जाता है तो उसके लिए कुछ अजम्पशन कंसिडर किए गए हैं। जिसका फर्स्ट अजम्पशन है कि कोई भी प्लेन, कोई भी सेक्शन जो बिफोर बेंडिंग प्लेन है तो वो आफ्टर बेंडिंग में प्लेन होना चाहिए। यानी कौन से कंडीशन की बात कर रहा है कि जैसे कोई अपने पास में बीम सेक्शन ये है, इस पे ट्रांसवर्स लोडिंग आ रही है तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन है, सपोज दैट ये सेक्शन है या ये सेक्शन है, तो जो बेंडिंग से पहले जो प्लेन था वो आफ्टर बेंडिंग में क्या है, प्लेन सेक्शन होना चाहिए। तो ये है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड दोनों के लिए सेम एजम्पशन है। और इसका मीन्स क्या होता है, मतलब क्या है, मतलब तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्ट्रेन आता है वो क्या है, लीनियरली वेरी करना चाहिए इस तरीके से। न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू 0 हो और जो भी कंप्रेशन जोन है उसके एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, सेम टेंशन में भी मैक्सिमम वैल्यू हो। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा
सी linearly varying strain over the cross section. Next question is the ratio of stress in concrete to its characteristic strength at collapse in flexural for design purpose taken as A है 0.67, B है 0.576, C है 0.446, D है 0.138। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डिजाइन पर्पस के लिए जो हम कंक्रीट के स्ट्रेस को हम यूज़ करते हैं, यानी देखिए कोई भी कंक्रीट क्यूब है, उसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो FCK है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कंक्रीट की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसके लिए हम एक फैक्टर यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, FCK डिवाइडेड बाई 1.5 यानी 0.67 FCK। तो ये फैक्टर हम यूज़ करते हैं ताकि जो कंक्रीट क्यूब है और जो स्ट्रक्चर में हम जो यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट, उसका जो वेरिएशन है वो कंपनसेट हो सके। डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन के लिए क्या करते हैं हम, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं। डिज़ाइन का मतलब कोई भी डिज़ाइन स्ट्रेस की बात कर रहा है, इसका मतलब लिमिट स्टेट मेथड में हमें आंसर देना है, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट के लिए जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 1.5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.446 FCK। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो कंक्रीट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ है यानी 0.446 FCK है और जो इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है यानी FCK है, तो इनका रेशियो क्या आता है, तो इनका रेशियो आएगा 0.446। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अवॉइडिंग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द सेफ्टी ऑफ RC स्ट्रक्चर is checked for appropriate combination of dead load, live load, wind load and earthquake load. Which of the following load combination is not considered? A है 0.9 dead load plus 1.5 wind load, B है 1.5 dead load plus 1.5 wind load, C है 1.5 into dead load plus wind load plus live load earthquake load, D ऑप्शन है 1.2 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। तो जो लोड कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, अगर डेड लोड एंड लाइव लोड कंसिडर कर रहे हैं तो इसके लिए वैल्यू होती है 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। अगर डेड लोड एंड विंड लोड को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके लिए ये वैल्यू किस में दी हुई है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो इसके लिए जो वैल्यूज होती है वो होती है 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड। अगर डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड और अर्थक्वेक लोड इनमें से किसी एक को कंसिडर किया जाता है, यानी या तो विंड लोड होगा या तो फिर अर्थक्वेक लोड होगा, कभी भी दोनों साथ नहीं आते, ये ध्यान रखना है पहले तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आता है इसकी वैल्यू होती है 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, दोनों में से किसी एक को कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो डेड लोड के साथ जो फैक्टर यूज़ किया जाता है वो कई बार यहाँ वैल्यू 0.9 भी यूज़ करते हैं 1.5 की जगह, तो ये ध्यान रखना है। तो जो लोड कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होंगे। इसके लिए देखिए जो अपने को ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर रहेगा डी 1.2 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। जो सी ऑप्शन है वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें विंड लोड एंड
अर्थक्वेक लोड को एक साथ कंसिडर किया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो विंड लोड को हम कंसिडर करते हैं या तो फिर अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन इज, ए है 0.0003, बी है 0.0035, सी है 0.002, डी है 0.002। तो देखिए डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन होता है 0.002 एंड बेंडिंग कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन होता है 0.0035। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी 0.002। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इज, ए है ए परफेक्ट स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर, बी है स्ट्रेट लाइन अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन पैराबोलिक अप टू फेलियर, सी है पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन ए स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो कंक्रीट के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन जो कर्व होता है, अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात की जाए तो उसके लिए अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है और स्ट्रेस का भी सेम ही होता है, ये स्ट्रेन डायग्राम और ये है स्ट्रेस डायग्राम, जिसमें यहाँ पे जो आएगा कंक्रीट का स्ट्रेस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्टील का स्ट्रेस सिग्मा ST अपॉन m। अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो यहाँ पे कंक्रीट का और यहाँ पे स्टील का स्ट्रेन आ जाएगा। ये है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, यानी कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है ये दोनों सेम होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो एक इलास्टिक थ्योरी मेथड है और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी जैसा स्ट्रेस का डायग्राम होगा वैसा ही स्ट्रेन का डायग्राम होगा। अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात की जाए तो लिमिट स्टेट मेथड में जो स्ट्रेन डायग्राम है वो तो लीनियरली वेरी करता है स्ट्रेन डायग्राम, और जो स्ट्रेस डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है, फिर पैराबोलिक। यहाँ पे देखिए इससे पहले हमने जब डिजाइन ऑफ बीम देखा था उसका एनालिसिस हमने देखा था, उसमें देखा था कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है स्ट्रेन की वो एक वैल्यू आ रही है 0.0035। वो क्या है कि जो कंप्रेशन जोन का जो एक्सट्रीम फाइबर है उस पर वैल्यू आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेन इन बेंडिंग। और जो डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेन आ रहा था उसकी वैल्यू थी 0.002। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मतलब ये वाली जो सेक्शन है यहाँ तक क्या होता है स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगुलर होता है और इसके नीचे ये क्या होता है पैराबोलिक होता है। यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो इसमें जो अपने पास जो स्ट्रेस डायग्राम आ रहा है स्ट्रेस डायग्राम, तो ये क्या है पैराबोलिक और उसके बाद में रेक्टेंगुलर है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन ए स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एट फेलियर in the tension reinforcement for Fe 400 of RCC beam as per limit state method is। तो देखिए जो लिमिट स्टेट मेथड है इसके जो टेंशन जोन में यानी जो रेनफोर्समेंट है उसमें जो स्ट्रेन आती है उसकी वैल्यू होती है 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002। तो जो Fy है ये क्या है यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस ऑफ
स्टील। और ES है, ये क्या है यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जिसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ MPa। तो यहाँ से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0.87। Fy जो यील्ड स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पे जो गिवन है वो है F 400, तो यील्ड स्ट्रेस क्या आ जाएगा यहाँ पे 400 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा यहाँ पर 2 × 10⁵ प्लस 0.002। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.00374। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसके लिए ऑप्शन हमें गिवन थे 0.0020, बी है 0.0038, सी है 0.0037 एंड डी है 0.0045। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी 0.0037। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन LSM द फेलियर क्राइटेरिया फॉर रेनफोर्स्ड concrete beam and column is A है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, B है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, C है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, D है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। लिमिट स्टेट मेथड में जो फेलियर क्राइटेरिया होता है वो होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। और अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात की जाए तो उसके लिए होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। लिमिट स्टेट मेथड पूछा जाता है तो उसके लिए फेलियर क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, और अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए पूछा जाए तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन स्ट्रेस फॉर स्टील इन LSM इज टेकन एज ए है 1.5 FI, बी है 1.15 FI, सी है FI, डी है 0.87 FI। दो टाइप का स्ट्रेस होता है, एक होता है डिजाइन स्ट्रेस, दूसरा होता है परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस को हम बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस। यानी परमिसिबल स्ट्रेस पूछा गया है, इसका मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात की जा रही है, और अगर डिज़ाइन स्ट्रेस पूछा गया है यानी लिमिट स्टेट मेथड की बात की जा रही है। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है या जो परमिसिबल स्ट्रेस है, इसका फॉर्मूला होता है यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और जो डिज़ाइन स्ट्रेस है इसका फॉर्मूला होता है यील्ड स्ट्रेस, या फिर यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेस भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। तो देखिए, अगर हम स्टील की बात कर दें तो स्टील के लिए जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो होता है Fy। स्टील के लिए पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है 1.78, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.8 लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है इसकी वैल्यू होती है 1.15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.87 Fy। इसी तरीके से अगर हम परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें तो वो क्या होता है, इसमें जो यील्ड स्ट्रेस है वो Fy है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज़ करते हैं वो 1.8 हम यूज़ करते हैं, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, परमिसिबल स्ट्रेस होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी 0.87 Fy। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज टेकन एज ए है 1.15, बी है 1.5, सी है 3, डी है 1.78। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात की गई है, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी या
सेफ्टी ऑफ मार्जिन हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है, तो वो स्टील के लिए होता है 1.78, और अगर कंक्रीट की बात की जाए तो कंक्रीट के लिए 3 होता है। सेम अगर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर के लिए पूछा जाता तो स्टील के लिए वैल्यू क्या होती है 1.15 और कंक्रीट के लिए 1.5। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन्ड लोड ड्यू टू क्रीप। ए है इंक्रीज विद एज, बी है डिक्रीज विद टाइम, सी है रिमेन अनचेंज्ड, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए क्रीप की वजह से जो क्रीप कोफिशिएंट है अगर उसकी बात करें थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए 7 डेज पे 2.2, 28 डेज पे 1.6 एंड 1 ईयर पे इसकी वैल्यू 1.1। यानी अगर हम क्रीप की बात करें, पर्टिकुलर क्रीप के लिए डिस्कस करें, तो ये क्या है, टाइम के साथ या एज के साथ क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। तो जो कंक्रीट में स्ट्रेसेस है वो भी क्या है, डिक्रीज होंगे। क्रीप की वजह से जो स्ट्रेसेस है वो डिक्रीज होंगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डिक्रीज विद एज, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, ए है हायर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, बी है लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, सी है सेम एज द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, डी है हायर देन 90% ऑफ एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ। तो जो मीन टारगेट स्ट्रेंथ होती है या जो एवरेज स्ट्रेंथ होती है और जो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होती है उनमें क्या रिलेशन होता है, तो वो देखते हैं हम। एफ एम इज इक्वल टू होता है एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। यानी अगर M10 एंड M15 की बात की जाए तो इसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो होती है 3, M25, M20 एंड M25 की बात की जाए तो इसके लिए वैल्यू होती है 4 एंड M30 एंड अदर हायर ग्रेड की बात की जाए तो इसके लिए वैल्यू होती है 5। 10 एंड 15 के लिए 3.5 होता है, यहाँ पर 4 एंड 5 ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ होती है। अब देखिए जो FCK के लिए पूछा गया है कि जो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है वो जो एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ है यानी जो मीन टारगेट स्ट्रेंथ है, इनके बीच क्या रिलेशन होता है, यानी FCK की वैल्यू ज़्यादा है कम है। तो देखिए यहाँ से इस रिलेशन से हम देख सकते हैं FCK क्या आएगा, मीन स्ट्रेंथ माइनस 1.65 सिग्मा, यानी कि जो एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो करेक्टरिस्टिक्स क्यूब स्ट्रेंथ आएगी वो क्या है, मीन टारगेट स्ट्रेंथ से क्या आएगी, कम आएगी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WSM ऑफ डिजाइन फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज, ए है नॉट ए लिमिट स्टेट डिजाइन, बी है ए सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट डिजाइन, सी है ए लिमिट स्टेट फॉर क्रैक विड्थ, डी है ए कोलैप्स लिमिट स्टेट। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, नॉट ए लिमिट स्टेट डिजाइन, कि जो WSM मेथड है वो क्या है, लिमिट स्टेट मेथड नहीं है, वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज इज, ए है कैन बी इग्नोर्ड इवन एट लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, बी है कैन बी इग्नोर्ड एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इनइलास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस्ड, सी है कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेट आफ्टर 28 days ऑफ प्रोप्स आर रिमूव्ड, डी है बोथ ए एंड बी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्रीप और श्रिंकेज इफेक्ट कब इफ़ेक्ट करता है किसी भी स्ट्रक्चर को।
तो जो क्रीप और श्रिंकेज है ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। जो क्रीप है वो एक क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन है, यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी वहीं क्या है, क्रीप एग्जिस्ट करेगा। अगर हम बात करें अल्टीमेट लिमिट स्टेट की, अल्टीमेट लिमिट स्टेट, तो इस केस में क्या है कि जो स्ट्रेन आता है वो क्या आता है, प्लास्टिक स्ट्रेन आता है। तो यानी इस केस में हम कंप्लीटली क्या है, इग्नोर कर सकते हैं क्रीप एंड श्रिंकेज इफेक्ट को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, कैन बी इग्नोर्ड एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इनइलास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है इन आरसीसी modular ratio is defined by modulus of elasticity of steel to modulus of elasticity of concrete. B है modulus of rupture is function of characteristics compressive strength. थर्ड इसमें दिया हुआ है characteristics compressive strength of M20 grade at 7 days is 20 MPa. Which of the following statements are correct? A है 1, 2 and 3, B है 1 and 2 only, C है 2 and 3 only, D है 1 and 3 only. तो देखिए फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि जो मॉड्यूलर रेशियो है, मॉड्यूलर रेशियो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉड्यूलर रेशियो को हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ किया जाता है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। यहाँ पे सिग्मा CBC क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। सिग्मा CBC क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, यानी FCK डिवाइडेड बाई 3। सेकेंड इसका जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है ES/EC, यानी ये रेशियो होता है ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसका मतलब जो फर्स्ट अपने को गिवन है वो क्या है, करेक्ट है। सेकंड इसमें गिवन है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर है वो करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फंक्शन है। तो जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है FCR, इसको हम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 0.7/√FCK, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो सेकंड भी इसमें करेक्ट रहेगा। थर्ड गिवन है कि जो M20 ग्रेड है उसके 7 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो 20 MPa है। तो देखिए ये रॉन्ग है, क्योंकि M20 कंक्रीट ग्रेड की फॉर M20 जो 28 डेज स्ट्रेंथ आती है वो क्या होती है 20 MPa होता है, और जो 7 डेज स्ट्रेंथ आती है वो क्या होता है 2/3 ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ। यानी अगर यहाँ बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ 20, ठीक है। अगर 3 डेज की बात की जाए कि 3 डेज पे जो स्ट्रेंथ आएगी वो क्या आएगी विद रेस्पेक्ट टू 28 डेज, तो 28 डेज के रेस्पेक्ट में जो आती है वो आती है हाफ ऑफ 28 डेज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्ट्रेस डज द फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक अपीयर इन RCC बीम मेड ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट? ए है 3 MPa, बी है 3.5 MPa, सी है 4 MPa, डी है 4.5 MPa। तो जो फ्लेक्सुरल क्रैक जो अपीयर होगी
यानी ये किसकी बात कर रहा है, इनडायरेक्टली हमसे पूछना चाह रहा है कि इसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो वो क्या होती है 0.7 अंडर रूट FC के। यहाँ पे जो कंक्रीट ग्रेड गिवन है वो है M25, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 3.5 MPa। तो इसके लिए जो करेक्ट रहेगा वो है बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रीप इज ड्यू टू, ए है लाइव लोड ओनली, बी है डेड लोड ओनली, सी है परमानेंटली अटैच्ड लोड ओनली, डी है बोथ, बी एंड सी। तो क्रीप है वो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है और ये डिपेंड करता है क्रीप को हम डिफाइन कैसे करेंगे, एट ए पर्टिकुलर स्ट्रेस लोडिंग continuously increase in elastic strain, elastic strain is called creep। इसमें क्या है कि जो लोड है वो तो क्या है कांस्टेंट रहेगा और जो स्ट्रेन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। तो ये जो होता है वो मेनली होता है ड्यू टू डेड लोड, और डेड लोड में क्या आते हैं जो परमानेंटली अटैच्ड लोड है वो भी किस में कंसिडर किए जाते हैं, डेड लोड में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी बोथ, बी एंड सी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।